नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। कंबोडिया, जिसको पहले कंफूचिया भी कहते थे, वहाँ पर विश्व का सबसे विशाल क्षेत्र में बना हुआ हिंदू मंदिर है, अंकोर वाट जिसको बोलते हैं। तो हिंदू धर्म यानी भारतीय धर्म की दृष्टि से कंबोडिया का अपना एक विशेष महत्व है। लेकिन आज हम कंबोडिया के बारे में किसी और संदर्भ में बात करने जा रहे हैं। कंबोडिया का भारतीय राजनीति के साथ, आज की भारतीय राजनीति के साथ क्या संबंध है, हम इस पर चर्चा करें। इसके पहले हम ये जान लेना चाहिए कि अभी कंबोडिया के जो प्रधानमंत्री हैं श्री हुन सेन, वो पिछले 40 वर्षों से लगातार कंबोडिया के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और अभी जो वहाँ पर संसद के लिए आम चुनाव हुए हैं, उसमें संसद की कुल 125 सीटों में से 120 सीटों पर उनकी कंबोडियाई पीपल्स पार्टी यानी CPP ने जीत दर्ज की है। 125 में से 120 सीट, यानी 96% सीट प्रधानमंत्री हुन सेन की पार्टी को मिली और 4% सीट अन्य को, 4% सीट का मतलब 5 सीट अलग अन्य को मिली। और ये जो शानदार जीत है उनकी, वो पिछले 40 साल से चली आ रही है। अमूमन और तकरीबन हर आम चुनाव में उनकी जीत ऐसी ही रही है। अर्थात वहाँ पर उनके विरुद्ध कोई नहीं है। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या कंबोडिया ने अमेरिका को जीत लिया, रसिया को जीत लिया, चाइना को जीत लिया या पूरे यूरोप को जीत लिया? ये सबको कंबोडियाई प्रधानमंत्री जीत लेते, तब भी उनको 96% सीट नहीं मिल सकती थी। कहने को वहाँ पर लोकतंत्र है, चुनावों से सरकार बनती है, लेकिन उन्होंने जब सत्ता पर कब्जा किया, यानी पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो पहली बार प्रधानमंत्री बनने के लिए भी बहुत बड़ी हिंसा का सहारा लिया था। सत्ता में आने के बाद अपने विरोधियों को चुन चुन कर अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा और अपने प्रशासन के द्वारा हटाते चले गए रास्ते से। जैसा कि कभी जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे ने किया था, रसिया में पुतिन ने किया है, इराक में सद्दाम हुसैन ने किया था। अगर हम कम्युनिस्ट देशों की बात करें तो चीन में लगभग यही स्थिति है, कोरिया में यही स्थिति है, नॉर्थ कोरिया में, क्यूबा में यही स्थिति है। तो 40 वर्षों तक शासन करने के बाद आज उनकी उम्र 70 वर्ष हो गई, यानी 30 वर्ष की अवस्था में वो प्रधानमंत्री बने थे। कहने को तो कंबोडिया में एक राज परिवार भी है, यानी वहाँ का राजा है, राजा ही सर्वे सर्वा है। लेकिन प्रधानमंत्री हुन सेन ने राजा की शक्तियों को काफ़ी सीमित कर दिया है। दिखावे के लिए बीच बीच में वो राजा से मिलते हैं और कहते हैं कि हमने शासन और प्रशासन के बारे में राजा को जानकारी दी, मैं तो उनके सेवक के तौर पर देश में शासन चला रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जो इनको भारी जीत हासिल हुई है, इसके बाद उन्होंने यह घोषणा की कि अब मैं पद त्याग रहा हूँ। वाह, कितना बड़ा त्याग है! क्यों पद त्याग रहे हैं? तो इसलिए कि अब नई पीढ़ी को
देश का शासन संभालने का मौका मिलना चाहिए। और अब जो देश की नई पीढ़ी का सर्वे सर्वा होगा, प्रमुख होगा, उनका पुत्र खून निमाण, खून निमाण, यानी अब अपनी सत्ता को अपने पुत्र को सौंप रहे हैं। क्या परिवारवाद है, क्या सत्ता का हस्तांतरण है, क्या त्याग है। हुन सेन के पुत्र हुन निमाट 10 अगस्त को राजा का औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करेंगे और 22 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि कंबोडिया के प्रधानमंत्री का जिक्र अभी हम क्यों कर रहे हैं और उसका भारतीय राजनीति पर क्या असर है। तो ऐसा है कि हम इसकी शुरुआत बंगाल से करते हैं। बंगाल के पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर विधान चंद्र राय। उन्होंने बंगाल का शासन अच्छी तरह किया, जैसा कि हम लोगों को पता है। उसके बाद उनके पुत्र मुख्यमंत्री बने सिद्धार्थ शंकर राय। पिता से पुत्र को सत्ता का हस्तांतरण। सिद्धार्थ शंकर राय भी अपने विरोधियों को कुचलने का प्रयास करते थे। तब तक वहाँ पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPM, जिसके नेता ऑल इंडिया बेसिस पर EMS नमूदरीपाद थे, उस CPM ने वहाँ पर सिद्धार्थ शंकर राय के खिलाफ धीरे धीरे मुहिम छेड़ा, जिसमें बहुत सारे CPM के कार्यकर्ता मारे भी गए थे और अंततः सत्ता पर CPM ने कब्जा कर लिया माओवादी ढंग से, जैसा कि फिडेल कास्ट्रो ने क्यूबा में किया था, जैसा कि नॉर्थ कोरिया में ये जो अभी वर्तमान वहाँ के चीफ हैं, सुप्रीमो हैं, किम जोंग उन, उनके दादाजी ने किया था। दादाजी ने के बाद ये किम जोंग उन के पिताजी बने वहाँ के सुप्रीमो, और अब ये हैं, ये तीसरी पीढ़ी है। तो CPM ने माओवादी ढंग से बंगाल में सत्ता पर कब्जा किया और फिर CPM के कार्यकर्ता, उसके जो निचले स्तर के नेता हैं वे और प्रशासन, तीनों ने मिलकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सफाया करना शुरू किया और धीरे धीरे कांग्रेस को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। अब फिर से सत्ता पर किसी को कब्जा करना था तो उसी हुन सेन के स्टाइल में सुश्री ममता बनर्जी ने मुहिम छेड़ा। उन दिनों इनकी भी खूब पिटाई हो जाती थी, इनके कार्यकर्ता मारे जाते थे, प्रशासन इनके ऊपर भी काफ़ी जुर्म करता था। लेकिन अंततः हुन सेन के स्टाइल में, हुन सेन के फॉर्मूले से, हुन सेन के पैटर्न पर चलते हुए ममता जी बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुई। और हुन सेन ने जैसे जैसे अपने विरोधियों को निपटाना शुरू किया था, उसी स्टाइल में, उसी फॉर्मूले से सुश्री ममता बनर्जी ने भी अपने विरोधियों को निपटाना शुरू किया। और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस का अस्तित्व पहले से ही काफ़ी कमज़ोर था, अब CPM के अस्तित्व को भी धीरे धीरे इन्होंने नष्ट कर दिया। आज CPM सिर्फ कहने भर को है बंगाल का। लेकिन इस बीच वहाँ पर भाजपा एक नए विकल्प के तौर पर उभर कर आई। ये चीज़ नागवार गुजरने लगी सुश्री ममता बनर्जी जी को, तो उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भी उत्पीड़न, अत्याचार शुरू किया। चुनाव का समय हो या न हो, भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या होती रहती है, उनकी पिटाई होती रहती है। भाजपा के बहुत सारे नेता भी पीटे जा रहे हैं ताकि भाजपा का भी वहाँ सफाया हो जाए। अपने इस स्टाइल के कारण ममता जी
तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, यानी 3 बार वो बंगाल विधानसभा के लिए आम चुनाव जीत चुके हैं। लगातार 3 बार आम चुनाव जीतने पर ममता जी बहुत सारी विरोधी पार्टियों के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी हैं, प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं, मार्गदर्शक बन चुकी हैं। और कई पार्टियों के नेता उनको अपना गुरु भी मानने लगे हैं। उनकी जो अहमियत है, अभी हाल में पटना में या बेंगलोर में जो विपक्षी पार्टियों का सम्मेलन हुआ, मीटिंग हुई, उसमें साफ साफ देखी जा सकती थी। वहाँ बेंगलोर में तो राहुल बाबा के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्तित्व कोई दिख रहा था तो ममता जी ही दिख रही थी। उनको स्टेज पर भी सबसे ज़्यादा बोलने का मौका मिला और उन्होंने राहुल जी को अपना फेवरेट कहा, अपना जूनियर मानते हुए या अपना सीनियर मानते हुए यह डिसाइड नहीं हो पाया था। अब कोई ये प्रश्न कर सकता है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री तो 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। अभी तक तो सिक्किम के जो मुख्यमंत्री थे चामलिंग, उनके बाद सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड अब उनके नाम से हो गया है। तो भाई ऐसा है कि जो अपोजिशन में अधिकांश पार्टियां हैं यूपीए में, जिन्होंने अपना एक गलत नाम रख लिया है इन दिनों, तो अभी तो यूपीए कहना ही ठीक है। तो यूपीए की जो पार्टियां हैं उनकी प्रकृति भिन्न है। वो नवीन पटनायक जी से अपनी प्रेरणा नहीं ले पाते हैं। जो उनकी प्रकृति है, वो मार-धार की फिल्में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, मार्शल आर्ट की फिल्में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए उनको ममता जी ही अपनी गुरु दिखती हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति थे और दानवों के गुरु शुक्राचार्य थे। तो ये तो अपनी अपनी प्रकृति होती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हुनसेन से प्रभावित प्रेरित हुई ममता जी, और ममता जी से प्रभावित विपक्ष हो रहा है। तो इस ढंग से कंबोडिया का भारतीय राजनीति पर असर पड़ रहा है। अब हमें ये देखना है कि आगे चलकर ममता जी कंबोडिया वाले स्टाइल को कहाँ तक पहुँचा पाती हैं। अगर अपोजिशन की सरकार बन जाती है तो हो सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर ममता जी हुनसेन के फॉर्मूले को अप्लाई करें, जिसमें सभी विपक्षी दलों को शामिल होने में अच्छा लगेगा, उनको एक आत्मसंतुष्टि मिलेगी। और उस समय जो भी यूपीए के खिलाफ पार्टियां रहेंगी, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को, उनके मतदाताओं को तरह तरह से यातना देकर या तो मिटाया जा सकता है, या और इन यातनाओं के बल पर उनको ये जो हुनसेन के फॉर्मूले वाली पार्टियां होंगी उनके पक्ष में किया जाएगा, और फिर 96% सीटें संसद में जीती जा सकती हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।